नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की। तो चुनाव नजदीक है, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्चुअली माध्यम से बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े नजर आए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ने को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम मान रही है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की शक्ति केंद्र की भूमिका चुनाव में अहम मानी जाती है। इसके लिए इनका नाम भी शक्ति केंद्र रखा गया है, क्योंकि बीजेपी में सत्ता की चाबी चुनाव जीतकर हासिल होती है और चुनाव के जीतने में पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र का बड़ा योगदान होता है। इन्हीं के माध्यम से ही बीजेपी का चुनाव तंत्र इतना मजबूत है। आगामी 2022 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव की दृष्टि से आज की वर्चुअल बैठक जो शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ हो रही है, डायरेक्ट वर्चुअल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उन सब शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले चुनाव का मंत्र दे रहे हैं कि किस तरह से हम आने वाला 2022 का चुनाव जीतें। डोयाला विधानसभा के 44 शक्ति केंद्र हैं और 44 शक्ति केंद्रों के सभी लोग, शक्ति केंद्र के संयोजक और शक्ति केंद्र के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अपने विधानसभा के प्रभारी, चुनाव संयोजक सभी लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। के अंदर 70 विधानसभाओं में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, और जिसमें कि हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, जो लगभग प्रत्येक विधानसभा में 100 से 120 तक हैं, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और प्रत्येक बूथ पर जो हमारा सत्यापन कार्य हुआ कि प्रत्येक बूथ पर 25 कार्यकर्ता हमारे रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में अबू धाबी में आयोजित 5वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप पदक विजेता उत्तराखंड के जुजित्सु खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आगामी एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स तथा वर्ल्ड जुजित्सु चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पदक तालिका में स्थान पाकर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, जिसको के संकेत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दे दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी आना बाकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका दौरा केदारनाथ का भी हो सकता है, हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ सकते हैं। मोदी केदारनाथ धाम जाएंगे और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। नहीं, वो तो निश्चित रूप से उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम है और अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है, तो उसके बाद ही जब मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ पाएगा तभी उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। केदारनाथ जा सकते हैं सर? नहीं, अभी तो प्रोग्राम उनके आने की संभावना है, पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास की जरूरत बताते हुए बड़े उद्योगपतियों से संवाद कर प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने, उद्योगों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का सरलीकरण और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ ही उद्योगों की स्थिति एवं समस्याओं आदि की जानकारी के लिए कंक्रीट ऑडिट की व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए कहा।
मुंबई में 3 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर यानी TTF का बुधवार को शुभारंभ हो गया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और महाराष्ट्र की पर्यटन राज्य मंत्री अदिति तटकरे ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में 55 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 16 राज्यों के लगभग 108 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इसमें निजी होटल, ट्रैवल, एडवेंचर व्यवसायियों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। टूरिज्म फेयर के पहले दिन उत्तराखंड पर्यटन के स्टॉल दर्शकों के विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे। इन स्टॉलों में योगासन, राफ्टिंग, साइकिलिंग आदि का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया। इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर के शुभारंभ के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस साल भी उत्तराखंड पर्यटन विभाग के लिए विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि धार्मिक पर्यटन के साथ शीतकालीन पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन की ओर से जिला प्रशासन के साथ मिलकर नैनीताल, भीमताल, पंगोट, मसूरी समेत कई स्थानों पर विंटर कार्निवाल आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा के लिए कई तैयारी नहीं किए जाने के आरोप लगाए। नवीन पिरसाली ने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिकी के लिए चारधाम यात्रा का संचालन बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार के कुप्रबंधन के चलते यात्रा का सही से संचालन नहीं हो पा रहा है। अधिकांश श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं, जिससे एक और सही संदेश नहीं जा रहा है, तो दूसरी ओर इस यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। सरकार के कुप्रबंधन का शिकार हो चुकी है। केवल 2 हफ्ते में ही ये यात्रा पटरी से उतर चुकी है। श्रद्धालुओं को भारी समस्या आ रही है। श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लगी है। जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा से लोगों को उम्मीद थी कि हमारा कारोबार चलेगा, आज वो लोग निराश और हताश हैं। सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है। सरकार को तुरंत ये व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, ये मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आज उत्तराखंड से बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं, जो इस सरकार की असफलता का जीता जागता। बात करेंगे एक अहम और जरूरी खबर की। तो यूपी और असम की तरह उत्तराखंड सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे को गहराई से अध्ययन भी उसका शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बात की घोषणा भी उत्तराखंड की सरकार कर देगी। जनसंख्या पर प्रहार, कानून लाएगी धामी सरकार, छोटा परिवार की नीति होगी लागू, उत्तराखंड में आबादी होगी काबू, बच्चे 2 ही अच्छे वरना। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर मचे बवाल के बीच राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल तैयार करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए गृह विभाग के अफसर यूपी के ड्राफ्ट का अध्ययन कर रहे हैं। जल्द ही उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल लाया जाएगा। राज्य सरकार ने ये कदम 35 RSS सहयोगियों के पदाधिकारियों के साथ उस बैठक के 2 महीने बाद उठाया है, जिसमें उत्तराखंड में भी असम और यूपी की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सलाह दी गई थी, ताकि पहाड़ी राज्य में जनसंख्या नियंत्रण बना रहे। देहरादून में हुई इस मीटिंग में कुछ दिन बाद ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम धामी ने अपने भाषण के दौरान एक कमेटी के गठन करने की घोषणा की थी, जो राज्य में जनसंख्या कंट्रोल का प्रभावी मसौदा तैयार करने में मदद करेगा। ये जगह पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एकदम से बढ़ा है और उसके कारण से बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ संचालित हुई हैं। कई बार बहुत सारे लोग लंबे समय से यहाँ रहते हैं, आते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए जो भी उत्तराखंड के अंदर आकर बसेंगे उनके बारे में इस प्रकार की ड्राइव चलाई जाएगी। और वो हम किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं, हम पूरे उत्तराखंड के जनमानस के हित के लिए कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अपराध न बढ़े और कहीं पर ऐसी स्थिति आती है तो हमको सारी बातें जो प्रदेश के अंदर बाहर से आने वाले बसने वाले लोग हैं
कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वो सब आएंगे और उनकी जानकारी रखना कोई ख़राब बात नहीं है। कोई प्रदेश के अंदर आप सब लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि कोई बाहर से आएगा तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन को होनी चाहिए, और वही काम हो रहा है। वहीं चुनाव से पहले हो रही इस पूरी कवायद पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, जब कोई सरकार चुनावी लाभ के लिए जनता को गुमराह करने के रूप में कोई कानून लाने की बात करेगी तो उस फैसले का स्वागत कैसे किया जा सकता है। जो केंद्र का विषय है उस पर राज्य कैसे फैसला ले रहा है। केंद्र का विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून केंद्र सरकार बनाए। केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, राज्य सरकार अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। देखिए, जनसंख्या कानून जो नियंत्रण जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, ये हमारी उत्तराखंड की सरकार ने बात की है। ये केवल जब चुनाव के 5-6 महीने बचे हुए हैं, ये चुनाव को दृष्टिकोण को रख करके अगर ये इस कानून को ला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में इसकी आवश्यकता है। हमको भी महसूस होता है कि भाई जनसंख्या भारतवर्ष की बहुत ज़्यादा है, और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, ये आध्यात्म का यहाँ पर लोग इसके लिए भी आते हैं, इसलिए उत्तराखंड को जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो एक वर्ग विशेष के लिए इसका बहुत महत्व भी है, और अगर ये आता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये चुनाव के दृष्टिकोण से अगर ये लोग इसको ला रहे हैं तो इससे लोगों को थोड़ा सा इस पर शंका व्यक्त की जा रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बाहरी लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते कई जगहों पर अप्रिय घटनाएं भी सामने आई हैं। तो वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए धामी सरकार अब इस पर नया कानून बनाने जा रही है, जो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। तो वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कोई कानून नहीं बल्कि चुनाव से पहले महज या सिगुफा मात्र है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया। हरिद्वार पुलिस ने नशे के सौदागर ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ताहिर के पास से 560 ग्राम अवैध चरस बरामद किया। पहाड़ों की रानी मसूरी में बुधवार दोपहर को अचानक मौसम ने करवट बदल ली। मसूरी में तेज बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड का एहसास होने पर लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। हल्द्वानी में निर्माणाधीन सीवेज प्लांट का नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय ने औचक निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त ने काम को जल्द पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या और यूनिट बढ़ाने के निर्देश दिए। फरवरी 2022 तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग का कार्यालय बेहद जर्जर हाल में है। यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जल्द ही बिल्डिंग की मरम्मत होने का दावा कर रहे हैं। लालकुआ में ग्रामीण विकास एवं शोध संस्था ने वार्ड नंबर 7 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टरों की विशेष टीम के साथ एक टीबी वैन भी मौजूद रही। टीबी वैन ने एक्सरे के साथ साथ HIV और बलगम की फ्री जांच भी की गई। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के बाद अब कुख्यात शेर सिंह राणा की पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सप्त हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी रथ यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए जनता से वोट की अपील की जाएगी। कांग्रेस के विधायक और देहरादून के प्रभारी फुरकान अहमद ने डोईवाला स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों एवं वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक की और उनकी राय भी जानी। मसूरी में मसूरी लीज एंड रेंट एसोसिएशन के द्वारा मसूरी के एक होटल के सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें तय हुआ कि अगर नगर पालिका प्रशासन द्वारा किसी भी लीज और किराएदार के साथ नियमों के विपरीत काम किया जाता है तो उसका एसोसिएशन विरोध करेगा।